सीधी सी बात है, अभी भी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर इंडिया अलायंस वाले कहते हैं मुझे उतरने के लिए, मैं उतर जाऊंगी, हमेशा तैयार है। तो शीतल जीत पाएगा इस यूथ में इलेक्शन? न्यामर करबा को जिता के लाता है तो उन्होंने वादा किया है मंत्री पद उसे दिया जाएगा। यंग बर्ड्स न्यूज़ में आपको स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट मेरा आपसे एक सवाल है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया है, तो इसका इम्पोर्टेंस महत्व क्या है? आप थोड़ा पब्लिक को एडवाइस, आपका तरफ से एडवाइस देने से ठीक है। सियांग वर्ष को हम लोगों को ये मौका दे रहा है पब्लिक के साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। शुरुआत में मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आलो से आए हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ से। तो हमारे बाकी साथी लोग तो चले गए हैं। हम लोग 6 सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, मिमे आंगू सर और तंगाक ताबंग सर और राजेश तासिंग सर, हम लोग बैचमेट्स हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन आज का जो हमारा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो हमारे यूनिवर्सिटी का जो एक मैंडेटरी एक्सरसाइज भी है, हमारा एकेडमिक इवेंट है लॉ डिपार्टमेंट का। और दूसरा ये ओकेजन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे के साथ कोइंसाइड हो गया। तो यहाँ आपका काइंग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस और ARSLM जो BMM है, वहाँ सब लोग मिल के साथ दिया। तो शुरुआत में उन सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि 8 मार्च क्यों मनाते हैं। एक्चुअली 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि महिलाओं का साल में कम से कम एक दिन बैठक होना, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उनके सुख दुख की बातों को, उनके जो अचीवमेंट्स है, उनके जो तकलीफ़ है, वो सब को थोड़ा एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए एक मौका मिलना बहुत ज़रूरी है करके 1975 में यूनाइटेड नेशंस से ये 8 मार्च फिक्स हुआ। हालांकि उससे पहले से भी 1908 1909 में भी शुरू हो गया था वुमेंस डे मनाना, यूरोप, अमेरिका वगैरह में। और हमने आज सुबह भी थोड़ा हमारे कीनोट एड्रेस में बताया, जब विश्व युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जब भी दुनिया में लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, तो जितने जो फिट एंड फाइन जो मर्द लोग हैं, लड़का लोग, सब युद्ध के लिए चले जाते थे। तो घर गृहस्थी, खेत खलिहान, आपका फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, वो सब, इवन आर्म्स एमुनिशन जो फैक्ट्रीज़ है, वो सब में भी औरतों को काम करना पड़ा। तो डेवलप्ड मतलब नेशंस में जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस था, तो वहाँ से शुरू होके जब से 1975 में UN ने डिक्लेयर किया, उसके बाद से इंडिया में भी यहाँ जो वीमेंस मूवमेंट है, उन्होंने भी कहा, भारत सरकार ने जब यूनाइटेड नेशंस का ये डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में 1977 में एक कमेटी बना था, कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक उन लोग, उनके जो कमेटी मेंबर्स है, पूरे देश को भ्रमण किया, स्टडी किया, रिसर्च वगैरह करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट सबमिट किया, उसके बेसिस पे भारत सरकार ने उनका जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है, उसमें औरतों का जो भागीदारी होना चाहिए और औरतों का जो तकलीफ़ है उसका निवारण कैसे करे, उसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाया, स्कीम्स बनाया। अभी जितने हम लोग सोचते हैं फलाना गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाया, वो स्कीम बनाया, बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, या इवन कानून मतलब हिंदुस्तान में जो कानून में बदलाव लाया गया, वो सब महिलाओं का तकलीफ़ देखते हुए, उनको समझते हुए वो कानून सब जितना है उसमें बदलाव भी लाया गया, अमेंडमेंट्स वगैरह काफ़ी हुए। तो
ये इंटरनेशनल वुमेंस डे का इम्पोर्टेंस ये है कि हर दिन तो वैसे हमारा दिन है, फिर भी एक दिन साल में सब लोग संगठित होके बैठक करके किसी मुद्दे पे विचार विमर्श करना, और कुछ नहीं तो साथ में बैठ के खाना पीना, हंसी मजाक करना, सुख दुख का जो तकलीफ़ है या खुशी है, खुशखबरी है, वो सबका थोड़ा शेयरिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये है बेसिकली। थैंक यू मैम। तो मैं आपका 27 लिरोबोबा चुनावी क्षेत्र से तो आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो उस दिन ये चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा खंडू जी आया है, तो उसने कहा कि अगर 27 लिरोबोबा न्यामर करबा को जिता के लाता है तो उन्होंने वादा किया है मंत्री पद उसे दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तो हम लोग देखता है तो वहाँ का पब्लिक जो है 27 लिरोबोबा का पब्लिक जो है सबसे ज़्यादा आपको पैसी जिलन को साथ दे रहा है। तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे पिताजी 27 लिरोमोबा से ज़रूर थे, लेकिन मेरा जन्म, मेरा परवरिश, बड़ा होना, अभी शादी भी जो है वो 30 आलो वेस्ट में है। तो मैं 27 का वोटर नहीं हूँ। अगर पेमा खांडू साहब ने बोला है तो इट्स कंडीशनल, अगर जीत के आता है तब शायद बनाएंगे। और जनता का ऊपर है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन तो उसी लिए करते हैं कि मेजॉरिटी किसको देते हैं। तो अगर अच्छा काम किया है तो शायद वापस आएंगे, अगर जनता बदलाव चाहते हैं तो पेमा खांडू साहब का प्रॉमिस तो ऐसे रह जाएगा। देखते हैं जनता को क्या पसंद है। तोको शीतल एक कैंडिडेट में आ रहा है और तोको मीना भी, शायद तोको मीना का नाम भी सुनाई दे रहा है, लेकिन शायद तोको शीतल अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो तोको शीतल जीत पाएगा इस यूथ में, इलेक्शन का यूथ में? देखिए, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हार जीत 19-20 का फ़र्क से भी हो जाता है, और पॉपुलर मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो मैदान में जो लोग हैं उन्हीं को पता होगा। और आप लोग जो मीडिया में हैं, जो रिपोर्ट्स रखते हैं, खबर लेते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा। आपका जो वेस्टर्न जोन से किरण रिजिजू शायद 3 टाइम्स जीत चुका है, तो इस बार जीतने से 4 टाइम्स, तो किरण रिजिजू 4 टाइम जीतना है ना, यहाँ हमारा यहाँ में बदलाव लाना है, न्यू कैंडिडेट लाना है? आपका तरफ से एक सजेशन। देखिए, मेरा 2 ओपिनियन है। एक तो इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो, जो नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स है, मैंने अभी जो बताया कि दिल्ली में चेंज कर सकता है, तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंटली ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट अगर 3rd टर्म दिल्ली में आता है तो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत ख़राब से बदल देंगे, जो हमारे स्पेशली ट्राइबल सोसाइटी के लिए सही नहीं है। और दूसरा, आप जो रिजिजू साहब का जो बोला है, वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके अगर पब्लिक उनको रिटर्न करता है तो सही है। अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, फिर भी वो जनता न चाहते हुए भी रिटर्न करना मजबूरी बनता है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। और अगर रिटर्न भी होता है तो उनका एजेंडा क्या होना चाहिए, क्योंकि हम खुद जो देख रहे हैं कि भाजपा गवर्नमेंट 2014 में जो भाजपा पार्टी ने कैंपेन में प्रोमिसेस किया था उनका मैनिफेस्टो में, 2019 में किया था, वो तो अचीव नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अगर जनता दे रहा है तो पागल है। वो हमारा अपना ओपिनियन है, सिंपल। थैंक यू। इस बार का लोकसभा इलेक्शन में आप क्यों नहीं आ रहा है? सीधी सी बात है, अभी भी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर इंडिया अलायंस वाले कहते हैं मुझे उतरने के लिए, मैं उतर जाऊंगी, हमेशा तैयार है। लेकिन इस बार मैं क्यों नहीं उतर रही हूँ, अपने से क्यों डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, उसका वजह सिर्फ सिंपल है। जहाँ तक पार्लियामेंट इलेक्शन का सवाल है,
स्पेशली 2024 का जो जनरल इलेक्शंस है वो पूरे देश के लिए बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल एक इलेक्शन है। आप लोग जितने जागरूक जनता है आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे कि देश में किस किस्म का बदलाव आ रहा है। हम लोग स्पेशली मेरा जो जनरेशन है हम लोग एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम लोग बड़ा हुआ और हम लोगों का जो परवरिश है एजुकेशन है उसमें सेकुलरिज्म, उसमें डेमोक्रेटिक सिटीजन्स राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो नुएंसेस है उसके साथ हम लोग बड़ा हुआ है। तो आज जिस किस्म से भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में आपका जनता का हक मार के कुछ गिने चुने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनको जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा फ़ायदा दे रहे हैं वो थोड़ा मंजूर नहीं है। तो वैसे हमारे इलाके में स्पेशली अरुणाचल में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं होता है। वैसे जनता गलत नहीं समझे, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ बिकॉज आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन। लेकिन मेरे कॉलीग्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, आप लोग गलत मत समझिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया वालों का है कि आपने मेरे कॉलीग क्लासमेट्स के साथ मुझे ये सवाल किया तो मैं जवाब दे रही हूँ। तो अरुणाचल में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं होने की वजह से यहाँ पे दिल्ली में जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आता है, पावर में आता है, उसी का साथ हो लेता है। तो असेंबली इलेक्शन में आप किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, लेकिन दिल्ली में जो पार्टी सरकार बनाएगा सब उसी का हो जाता है। तो इसलिए असेंबली इलेक्शन में उतना पॉलिटिकल फाइट नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिसका आप मुझे सवाल किया, उसमें मेरा अपना ये मानना है कि भारत सरकार ने पिछले बार जो कानून अमेंड किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, तो उस कानून का जो अमेंडमेंट हुआ है उसके मुताबिक हमारा जो इंडो चाइना बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर से डायरेक्ट एरियल डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स के अंदर भारत सरकार का बोलबाला होगा। यानी कि हम जो जनता है हमारा कोई आवाज़ नहीं है। आज हम लोगों को इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमारे ट्राइबल सोसाइटी अरुणाचल के आप लोग भाई लोग जो है वो अपने बहनों को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देना चाहता है, इनहेरिटेंस राइट्स नहीं देना चाहता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि बहन लोग वहाँ असम मतलब अरुणाचल जो इंटर स्टेट बाउंड्री के बाहर कोई किसी से शादी कर लेगा, हमारा ज़मीन जायदाद सब छीन लेगा। लेकिन आज हालत ये कर रखा है भाजपा गवर्नमेंट ने दिल्ली से पार्लियामेंट में कानून बदल दिया है, अमेंड कर दिया है कि इंडो चाइना बॉर्डर से 100 किलोमीटर्स एरियल डिस्टेंस के अंदर भारत सरकार जो भी चाहेगा वो कर सकता है। आपको बोलेगा कि हम लोग एक यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहता है, या कुछ करना चाहता है, या रोड बनाना चाहता है, किसके खेती से, किसके ज़मीन से वो रास्ता गुजरेगा, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, भारत सरकार डिसाइड करेगा। तो हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी में हम लोग अपने ज़मीन के साथ, हमारे अपने पहाड़, मिट्टी, जो भी मतलब पानी, नदी, सबके साथ हमारा जो रिश्ता है वो तो ख़त्म है। वो माइनिंग कुछ भी करेगा, बोलेगा यूरेनियम यहाँ पे मिला है तो यूरेनियम माइनिंग करेगा, गांव को उजाड़ दो, तो उसमें हमारा गांव वाला का कोई हक नहीं बनेगा, कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। तो इस किस्म का कानून बना रहा है। तो उनका जो एजेंडा है नेशनलिज्म का नाम में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो सही मायने में नेशनलिज्म नहीं है। तो वो सब जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मेरा है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि भाजपा कैंडिडेट को जो भी हरा सकता है, सही मायने में भाजपा का अलायंस नहीं होना चाहिए, भाजपा के अगेंस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली उनका ऑपोजिट वाला, उनका अगेंस्ट वाला, या जो पब्लिक के लिए जो सोचता है, ऐसा पार्टी का कोई कैंडिडेट आए। इसलिए हम अभी तक अनाउंस नहीं किया।